तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। हमने लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, और बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? यूटिलिटी। तो अगर आपको बिस्लरी का मिनरल वाटर बहुत बढ़िया लगता है पीने में, आपकी प्यास बुझ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। बट इफ आई से कि आपको लगता है कि पानी पीने से ज्यादा आपको लस्सी पीने से प्यास बुझेगी, तो आप लस्सी पीना चाहते हैं। बट कुछ लोगों को लस्सी पीने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मिल्क बेस्ड कंटेंट है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो कहेंगे कि ये लस्सी सेहत के लिए तो अच्छी है, आई रिपीट लस्सी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बट हम उसे नहीं पिएंगे। तो इट इज यूजफुल बट इट इज नॉट गिविंग एनी यूटिलिटी टू देम। आई रिपीट, इट इज यूजफुल बट इट इज नॉट गिविंग एनी यूटिलिटी टू देम। सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे चिल्ड्रन, जहां पे हमने स्टार्ट करना था। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। आई रिपीट, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। इसी पॉइंट पे हम थे शायद लास्ट अपनी क्लास पे, और उसके बाद ये वाला हमको करना था ना। तो चलिए इससे फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो एवरीबडी नोज दैट ड्रिंकिंग वाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, बट दोज हु आर ड्रंकर्ड, आपने सड़क पे देखा होगा ऐसे लहर लहर के चलते होंगे, तो क्या वो सांप की संतान है? इच्छाधारी नाग और नागिन है? नहीं भाई, वो इच्छाधारी नाग और नागिन नहीं है। तो अंडर एक्सेसिव सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स। तो इन दैट केस उनको ये बहुत अच्छा लगता है, तो उनकी वांट तो सेटिस्फाई होती है, बट क्या ये सेहत के लिए अच्छा है बच्चों? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। तो हर वो चीज जो यूजफुल हो जरूरी नहीं की यूटिलिटी दे, और हर वो चीज जिससे यूटिलिटी हो जरूरी नहीं कि वो यूजफुल हो। तो दो बातें जरूर लिख लीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया कंटेंट मैं आपको लिखवा रहा हूं। प्लीज राइट डाउन दिस। एवरीथिंग दैट इज यूजफुल may not give utility, and everything that gives utility may not be useful. आई होप सो ये दो बातें सबको समझ में आ गई होंगी। सो दोज हु स्मोक सिगरेट, दोज हु टोबैको, उनको वांट बड़ी सेटिस्फाई होती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है पान खाने से। दिन भर चुई 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 मुंह चबाते रहेंगे और पिच पिच पूरे मोहल्ले में करते रहेंगे। जहां भी जाएंगे उनके वेयर अबाउट्स आपको पता लगते रहेंगे। इज दैट क्लियर? नेताओं की तो खासियत होती है, कुर्ता सफेद रंग का पहन लेंगे, उसमें पान चुआ लेंगे। तो पान खाना उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो यूटिलिटी तो है। बट क्या बच्चों पान खाना यूजफुल है, टोबैको खाना? अगर ऐसा हो तो लोग ब्रेड के अंदर तंबाकू बांध के ले जाए स्कूल, आज हम तंबाकू सैंडविच लाए हैं। इज दैट क्लियर? आज हम सुपाड़ी सैंडविच लाए हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे सर सुपाड़ी तो उसको बोलते हैं जो किल करने के लिए दी जाती है। लॉजिक समझ में आ गया? तो हर वो चीज जो आपके शरीर के लिए यूजफुल हो, जैसे मिल्क, गॉट इट क्लियर, जैसे जूस। बट आपको बनाना जूस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, दैट इज बनाना शेक। आपको मिल्क बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो यूजफुल तो है बट आपको अच्छा नहीं लगता, इसका सेवन करने से आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो इट इज यूजफुल बट इट इज नॉट गिविंग यू एनी सेटिस्फैक्शन। तो पहला पॉइंट यहां पे काम आएगा, एंड व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? मिल्क, बनाना शेक, इट इज यूजफुल बट आपको अच्छा ही नहीं लगता, तो इट इज नॉट गिविंग एनी यूटिलिटी। सिमिलरली चिल्ड्रन, दोज हु कंज्यूम लिकर, दोज हु कंज्यूम टोबैको, उनको बड़ा अच्छा लगता है मौत के मुंह में जाने से। मुकेश की बात तो आप जानते ही होंगे, बट कलाकार तो वो आर्टिस्ट था जिसने भयंकर इतना फटा जबड़ा डिजाइन कर दिया। गॉट इट क्लियर? खुद सोचिए, जिसका इतना भयंकर जबड़ा फटा होगा, क्या वो शूटिंग कराएगा जाके? बिल्कुल नहीं। तो सब डिजाइनिंग का कमाल है। समझ में आ गया? अब किसी दिन ऐसे डिजाइन करा के स्कूल ना चले जाइएगा, सब लोग भाग जाएंगे आपको देखकर। आप बोलेंगे हम मुकेश 2 हैं, मुकेश 2.0। ओके, सो अब टोबैको खाना किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो यूटिलिटी तो दे रहा है, बट क्या बच्चों टोबैको खाना यूजफुल है सेहत के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। तो झटपट फास्ट इसको लिख लें। अब इसका एक धमाकेदार एग्जाम्पल बच्चों, मेरे एग्जाम्पल में धमाका जरूर होता है। कुछ बच्चे चले जाते हैं, ऐसी स्ट्रीम ऑप्ट कर लेते हैं जो उनका बिल्कुल मन नहीं लगता पढ़ने में, सिर्फ पेरेंट्स की खुशी के लिए पढ़ रहे हैं। मम्मी कह रही है अगर तू नहीं पढ़ेगा तो मैं नस काट लूंगी, पापा कह रहे हैं मैं छत से कूद जाऊंगा। तो इन दैट केस ये सब्जेक्ट उनकी नजरों में यूजफुल तो है, बट आपको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो इट इज यूजफुल, कुछ भी पढ़ लीजिए, सब कुछ यूजफुल होता है, ऐसी बात नहीं है कि ह्यूमैनिटीज वाले भीख मांगते हैं या कॉमर्स वाले हवाई जहाज उड़ाते हैं या साइंस वाले दवाई बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी पढ़ लो, हर सब्जेक्ट में तरक्की होती है। तो पापा मम्मी सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट इज यूजफुल, बट आपको मजा ही नहीं आ रहा पढ़ने में, क्योंकि मेरे जैसा टीचर ही नहीं है आपके पास। तो इट इज नॉट गिविंग यू एनी यूटिलिटी। बच्चा कह रहा है मैं सोच रहा हूँ कि चाट की दुकान लगा लूं, फायदा बड़ा है।
तो चाट की दुकान लगाने में उसको यूटिलिटी तो नजर आती है, बट इज्जत का फालूदा निकल जाएगा पूरे परिवार का। पापा कहेंगे दलिद्र नालायक इसीलिए पढ़ाया था कि चाट की दुकान लगाए। अरे जा कहीं एमबीए वगैरह कर ले, आईएम्स वगैरह से, आईआईटी वगैरह से, बढ़िया एमबीए करने के बाद चाट का सो कॉल्ड चेन खोल दे पूरे इंडिया में, द ठेलास करके। खोपड़े में बात गई। जैसे टंबल ड्राई क्या धोबी तो है, बट हाई प्रोफाइल लेवल के धोबी हैं। तो एमबीए करने के बाद अगर धोबी बनेंगे तो टंबल ड्राई, खोपड़े में बात गई। एमबीए करने के बाद अगर खाना बेचेंगे तो जोमेटो, और जोमेटो बोट डिलीवर्स। समझ में आ गया? तो पढ़ लिख के अगर आप बिजनेस करेंगे तो रेवेन्यू हजारों करोड़ में होता है, और अनपढ़ की तरह बिजनेस करेंगे तो रेवेन्यू सिर्फ लाखों और करोड़ों में होता है। तो चॉइस इज योर्स कि आपको हजारों करोड़ कमाना है या सिर्फ कुछ करोड़ कमाने हैं। फाइन, चलिए चलते हैं आगे बच्चों। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। Everybody must be knowing what is present tense, what is past tense, and what is future tense. मैं इसका एक और धमाकेदार एग्जांपल देता हूं। सर हमारा पास्ट बहुत अच्छा था, प्रेजेंट बड़ा मेहनत वाला लग रहा है, और फ्यूचर में लग रहा है और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस हो गया। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। तो ध्यान से सुनिएगा। यूटिलिटी is basically the satisfaction that consumer is expecting. आपकी मम्मी अगर बोले कि बेटा जूस पियोगे, तो आप कहेंगे नहीं रहने दीजिए। पिछली बार आपने बोला था खाओगे, हमने बोला था हाँ, बेल्टी बेल्ट मारी थी आपने। मम्मी कह रही नहीं वो तो मजाक था। आपने कहा हाँ पिएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। तो आप उसी चीज को खरीदने की, अक्वायर करने की कोशिश करते हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन दे सकती है। मैं नहीं बोल रहा, यूटिलिटी का मीनिंग ये बोलता है। इज दैट क्लियर? इसको आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज एक्स एंटे डिमांड के नाम से। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक्स एंटे डिमांड। अब आप कहेंगे सर डिमांड का क्या मतलब होता है? लेमन इंग्लिश लैंग्वेज में डिमांड का मतलब आप जो भी खरीदना चाहें, बट इकोनॉमिक्स की भाषा में डिमांड का मतलब ये नहीं होता। इकोनॉमिक्स की भाषा में डिमांड का मतलब होता है विलिंगनेस टू बाय। आई रिपीट, विलिंगनेस टू बाय, किसी भी चीज को खरीदने की चाहत। जब आप उसे खरीद लेते हैं, ये शब्द डिमांड जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वही अपने कॉमर्स वाला शब्द परचेज। तो अभी आपने सोचा कि एक मूवी आई है कौन बनेगा सौरभ सर, बड़ी हिट जा रही है, 1100 रुपए का टिकट है। इज दैट क्लियर? और कुल 20 लोगों को टिकट मिलती है, जैसे मेरी क्लास में वैसे ही। तो आपने सोचा एक टिकट बुक करा लें। पापा से आपने बोला अगले फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चलेंगे, कौन बनेगा सौरभ सर या कौन बनेगा खड़ूस, मान लीजिए 2 भाषाओं में रिलीज हुई है। इज दैट अंडरस्टूड? तो आप सोच रहे हैं मूवी देखने की, दिस इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। जब आप मूवी देख के चले आए, आपने कहा गजब, जबरदस्त मूवी थी, हर इंसान को मूवी देखनी चाहिए, ऐसी मूवी तो बॉलीवुड हॉलीवुड क्या किसी प्लेनेट पे, पूरे यूनिवर्स में आज तक कभी बनी ही नहीं। 15,000 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट था मूवी का, और 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। कुछ तो बॉलीवुड वालों को हार्ट अटैक आ गया एकदम से। तो मूवी देखने के बाद आपको सो कॉल्ड जो हुआ वो यूटिलिटी नहीं थी, वो सेटिस्फैक्शन था। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन डे 1 हमने क्या पढ़ी थी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आपको जो कमोडिटी सेटिस्फैक्शन दे पाए, आई रिपीट, सेटिस्फैक्शन दे पाए, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। और जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया बच्चों, समझ में आ गया, तो आप उसको सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलने में ये प्रॉब्लम हो रही है, सर सेटिस्फैक्शन मिल गया, वो सेटिस्फैक्शन बोलते, ये क्या बात हुई? अगर आप किसी से किसी चीज का मीनिंग पूछें तो उसमें शब्द नहीं आना चाहिए, तभी तो मीनिंग बनेगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो एक्चुअली आप यहां ये बोल सकते हैं एनीथिंग दैट यू विश्ड यू अटेन्ड। तो जब अटेनमेंट ऑफ विश हो गया तो सेटिस्फैक्शन है। विश का अटेनमेंट हो गया, सर अमृत का नहीं हुआ, अमृत तो स्वीट हाउस होता है। इज दैट क्लियर? तो अटेनमेंट ऑफ विश हो गया तो इट इज सेटिस्फैक्शन। समझ में आ गया? एंड व्हेन यू आर ओनली एक्सपेक्टिंग टू गेट दैट अटेनमेंट, इट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे बच्चों एक्स पोस्ट डिमांड के नाम से। क्या पढ़ेंगे? पोस्ट डिमांड। तो ये 2 शब्द जो मैंने भयंकर वाले लिखे हैं, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट, सीबीएसई वाले बच्चे इसको 11th में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आईसी में क्योंकि 12th में होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो लोग वहां पे पढ़ेंगे। सर मतलब बासी खाएंगे? अरे नहीं भैया, बोर्ड का सिलेबस इस तरह का, तो मैं क्या कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात बच्चों? तो आप इस बात को जरा झटपट कहीं पे लिख लें, झटपट कहीं पे लिख लें बच्चों। सेटिस्फैक्शन is the
एक्सपेक्टेड अटेनमेंट ऑफ अ वांट। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। दोज हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन वो भी बोल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है बोलने पे। यस सर। यूटिलिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक शब्द गलत हो गया बच्चों। सेटिस्फैक्शन में जो लिख दिया वो यूटिलिटी में लिखना था, हाँ। और यहां पे लिखेंगे इज द अटेनमेंट, ब्रैकेट में लिखिए बच्चों, फुलफिलमेंट ऑफ अ वांट। समझ में आ गया? आप चाहते हैं आईफोन 72 खरीदना, आपके पापा कह रहे ठीक है बर्थडे आएगा खरीद के दे देंगे, ये यूटिलिटी है बच्चों। और जिस दिन आपका बर्थडे था आपको आईफोन 72 मिल गया, ये क्या हो गया? ना 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 ना, जब आपने मेरे को गिफ्ट कर दिया तो सेटिस्फैक्शन हुआ, क्योंकि आपने मेरे लिए ही पापा से मांगा था। ओके, झटपट लिख लें। तो बच्चों मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, और मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी सीबीएसई के 11th के सिलेबस में अभी 2 बार फिर पढ़ना है, बट आईएससी के 11th के सिलेबस में थोड़ा कम पढ़ना है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपके पास सो कॉल्ड 200 ग्राम्स राइस है बच्चों, आपके पास एक ये है, क्या है ये? पिज्जा। क्या है? पिज्जा। टा बीच में आता है, सर क्यों आता है? टमाटर होता है ना इसके अंदर। पिज्जा नहीं होता, पिज्जा होता है। आपके पास 3 बर्गर्स हैं, लिख सकते हैं आप भी। और आज डे कौन सा है? अरे फिर तो 1 प्लेट चिली चिकन है। अब कुछ लोग कहेंगे सर फी आर वेजिटेरियन, हाँ मैं तो मैन ईटर हूं ना। चलिए ये समझ में आ गया। अगर मैं आप सबकी चॉइस पूछूं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुछ भी, तो एक बच्चे ने कहा सर सबसे पहले तो मैं पिज्जा खाऊंगा या खाऊंगी। क्यों? अब हमसे भैया क्यों से मतलब नहीं है, बस चॉइस पूछी थी बता दिया। उसके बाद सर आई विल गो फॉर चिली चिकन, बट सर हम तो वेजिटेरियन है। कोई बात नहीं, आप प्लेट उठा लीजिएगा मेरे को दे दीजिएगा, मैं खा लूंगा। देयर आफ्टर सर हम क्या कंज्यूम करेंगे? राइस, क्योंकि हमारा एक दोस्त बंगाली था मर गया सर, उसकी याद में चावल खाएंगे। और मर गया मतलब कर्म ऐसे किए थे, हमारी नजरों में मर गया, अभी जिंदा है। और सबसे लास्ट प्रेफरेंस किसको दिया? बर्गर को। क्यों? अगर नहीं भी खा पाए तो पैक करके घर ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? और माइक्रोवेव में गर्म भी कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो जब आप रैंक वाइज प्रेफरेंस किसी भी चीज के कंजम्पशन को देते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स में इस रैंक वाइज कंजम्पशन से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को बोला जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या बोला जाता है? यूटिलिटी। और सर ये क्या लिखा हुआ है फिर? मैथमेटिक्स सबने पढ़ी होगी, कार्डिनल शब्द तो सबने सुना होगा। जब मैंने लिखा बच्चों, तो सबसे पहले मैंने कौन सी चीज लिखी? जब मैंने लिखना स्टार्ट किया इन खाने पीने की सामग्रियों को, व्हाट डिड आई पुट फर्स्ट? राइस। एक्सीलेंट आंसर। सबसे पहले मैंने राइस को लिखा। राइस के बाद क्या लिखा बच्चों? पिज्जा। आज कुछ लोग कहेंगे पापा तुमको पिज्जा खिलाओ। उसके बाद क्या लिखा? बर्गर्स। उसके बाद क्या लिखा? कुछ लोग जो वेजिटेरियन नाम ही नहीं ले रहे हैं, कहीं घर वालों को पता लगे सूद देंगे। समझ में आ गया? अरे कोई बात नहीं, यहाँ की बातें सिर्फ हमारे आप और यूट्यूब के बीच में रहती हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर आप इसी ऑर्डर में कंजम्पशन करें, जो पहले मिला उसको पहले खा लेते हैं, इस सो कॉल्ड कंजम्पशन पैटर्न से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं? कार्डिनल। तो कार्डिनल का नंबर होता है, सॉरी मतलब होता है इन ऑर्डर ऑफ नंबर्स। आई रिपीट, इन ऑर्डर ऑफ नंबर्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। शादी ब्याह के कार्यक्रम में तो लोग जाते ही होंगे, ऐसा भी होगा पापा मी लेके नहीं गए बट आप चुप्पे से वहां पहुंच गए। समझ में आ गया? पापा कह रहे यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको मना किया था ना। आपके साथ नहीं है, बर्तन मांजने वाली टीम के साथ आए, तो इससे मिलिए। समझ में आ गया? मम्मी अगर ये सब क्या कहानी है, ताली बजाने वाली टीम के साथ से आए आरती वैन चला के, ढोलक बजाना आता है, अब चुप रही घर जाके बात होगी। सबसे पहले जैसे ही आप शादी के पंडाल में घुसे, वो सेंट छिड़क रहे थे। अब आप ठहरे मेरे स्टूडेंट, मुंह खोल लिए, कपड़े में ना जाए मुंह में इसको लपेट लेंगे। इज दैट क्लियर? देयर आफ्टर लेफ्ट में वो गंदा सा टोमेटो सूप होता है, समझ में आ गया, जिसमें 2 कौड़ी के ब्रेड क्रम जो जमीन पे गिरे तो डाल के दिया था, फिर आपने वो उड़ेल लिया अपने ऊपर। फिर वो सड़े तेल के फ्रेंच फ्राइज, जिससे कोविड नहीं होता हमको, वो खाया आपने। थोड़ा आगे बढ़े और ऐसे टर्न करने लग गए, तो वहां चाट का और चिल्ले का ठेला लगा था, आपने वो खा लिया। थोड़ा और आगे गए, वही सस्ता घटिया आइटम दाल चावल, थोड़ा सा वो ढकोस लिया आपने। फिर उसके बाद स्वीट डिश और डेजर्ट, और उसके बाद फल खाए। एक एक करके जिस ऑर्डर में स्टॉल लगा था, जिस ऑर्डर में चीजें अवेलेबल थी, यू स्टार्टेड कंज्यूमिंग देम।
इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों? कार्डिनल यूटिलिटी। सृष्टि जी, भव्य जी, बात समझ में आ गई मेरी? यस सर। चलिए, वेरी गुड। Yes, समझ sir. में आ गया? समझ में आ गया। बट आप ठहरे सौरभ सर के स्टूडेंट, आपने कहा सर ने बताया था कि अगर कोई आंटी प्लेट में दही बड़ा लेके जा रही है और दही बड़ा चू रहा है, ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिखा रहा है दही बड़ा, और अगर कहीं आपने महंगा कपड़ा पहना है, सूट सलवार लहंगा या कोट, और कहीं टेंजेंट बनाते हुए चला गया, लग गए 500 रुपए आपके तो ड्राई क्लीनिंग में, तो दही बड़े से दूर रहना है। तो सबसे पहले मीठे के स्टॉल में जाना है, क्योंकि वहां पे भीड़ स्टार्टिंग में कम होती है। सारी आंटी लोग कहाँ लदी हुई है? चाट की स्टॉल पे। समझ में आ गया? और आपको चाट के स्टॉल में एकदम लास्ट में जाना है। क्यों? तब तक आंटी जी वहां आ चुकी है जयमाल देखने में। समझ में आ गया? पापा बोलती हैं, पापा कह रहे घर चलो देर हो रही है, जयमाल तो देख लें। कंपेयर करती हैं, हाउ वाज माइन, हाउ दिस इज। तो जब आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले डेजर्ट चूज किया, फिर आपने कहा कौन ये 2 कौड़ी का दाल चावल खाएगा, मशरूम की सब्जी खाते हैं, महंगा आइटम है। फिर पापा ने बोला बेटो रईसों की गोभी जो होती है ब्रोकली, वो थोड़ी खा लेना। फिर वो कुपोषित भुट्टा, अरे बेबी कॉर्न, हाँ मेरा नाम ना रख दीजिएगा बेबी कॉर्न। समझ में आ गया? कुपोषित भुट्टा आपने खाया। उसके बाद आपको लग रहा है कि हॉट एंड सॉस सूप भी है और टोमेटो सूप भी है। तो जब टोमेटो 80 रुपए किलो है, आपने टोमेटो सूप पी लिया। टोमेटो 10 रुपए किलो है, आपने हॉट एंड सॉस ले लिया। फिर आप चले गए फल की दुकान पे, अब वहां पे सेब है तो हम खाएंगे नहीं। समझ में आ गया? वो 35 रुपए का जो खाते हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाला फल, कीवी, चाइना फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, जो जो फ्रूट है। समझ में आ गया? वो कह रहा है सर सेब खाएंगे? नहीं, ये झोले में 3 बांध दो, घर ले जाएंगे हम, ताकि तुम्हें दुख ना हो। तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली जब बच्चों कंजम्पशन होता है, तो वी कॉल दैट यूटिलिटी एज ऑर्डिनल। इज दैट क्लियर? मेरे घर वाले भी कभी कोई पूछते हैं जी आज क्या बना ले खाने में, मैंने कहा बड़ा अंबानियों का घर है, बना लो व्हाइट पास्ता एंड रेड अराबिटा सॉस। कहने दाल चावल बना, भाई खा लो सर। पूछ तो ऐसे जैसे राजा महाराजा खानदान को बिलोंग करते हैं। तो व्हेन यू कंज्यूम according to your taste and preference, what children? Taste and preference, it is called as ordinal. And when you consume in order of the given things, it is called as cardinal. खोपड़े में बात गई बच्चों। रेफ्रिजरेटर खोला, ढेर सारे फल रखे थे, मैंगो नजर आया पहले उसको, फिर एप्पल नजर आया उसको खा गए, उसके बाद पीछे बासी दाल पड़ी थी वो खा गए। मम्मी कह रही ये क्या कर रहे हो? सर ने सिखाया है इन ऑर्डर ऑफ। तो सर ने ये भी तो सिखाया टेस्ट के हिसाब से, पहले इसको खा लें फिर उसको भी खाएंगे। तो टेस्ट के हिसाब से कंजम्पशन होगा तो ऑर्डिनल, और अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा तो, ये एकदम सिंपल सा सो कॉल्ड एक्सप्रेशन है। किताबें क्या बोलती हैं भाई? न्यूमेरिकल यूनिट्स में अगर मेजर कर लिया तो वी कॉल इट एज कार्डिनल। समझ में आ गया? तो मेरा आपको लास्ट लेक्चर का एग्जाम्पल याद होगा। तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू पुट दिस हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी चिल्ड्रन। उसके बाद लिख लें कार्डिनल यूटिलिटी, और मैं एक कंटेंट फ्रेम कर रहा हूं एंड आई वांट कि ये कंटेंट सब लोग लिखेंगे। तैयार है सब लोग? चलिए, यूनिट्स, एमयू, कुछ नया नहीं है, लास्ट क्लास का ही रिपीटेशन है। पहला आम पापड़, दूसरा आम पापड़, तीसरा आम पापड़, चौथा आम पापड़, पांचवा और छठा। या चपाती ले लें, रोटी तो खाते ही होंगे लोग, या पिज्जा ले लेते हैं। चलिए पिज्जा ले लेते हैं। आपने एक पिज्जा खाया और 10 दिन तक आपको पिज्जा खाने का फिर से मन नहीं हुआ, तो कितने टाइम का सेटिस्फैक्शन मिला बच्चों? 10 डेज। बट मैंने बताया था कुछ जाहिल इकोनॉमिस्ट ने 15-20 साल पहले एक एसआई यूनिट इजाद कर दी, दैट इज यूटिल्स। बट जो सो कॉल्ड हमारे इकोनॉमिस्ट ओरिजिनली इस कॉन्सेप्ट को देके गए, उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर आपको 10 दिन बाद फिर से पिज्जा खाने का मन हुआ, आपने फिर पिज्जा खाया, और अगेन आपको दूसरे पिज्जा से जो सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज ओनली फॉर 8 डेज। अगेन मैंने आपको बताया हम डेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? यूटिल्स। देयर आफ्टर 8 दिन के बाद फिर पिज्जा खाने का मन हुआ, आपने एक और पिज्जा खाया, और आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 6 डेज या यूटिल्स का। फिर पिज्जा खाने का मन हुआ, आपने एक और पिज्जा खाया, और अब आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 4 यूटिल्स का, या 4 दिन बोल लीजिए। फिर 4 दिन बाद आपको मन किया पिज्जा खाने का, एक और पिज्जा खाया, ठेंगा सेटिस्फैक्शन मिला। उसके बाद आपने कहा चलो एक और खा के देखते हैं, बातें तो मेरी मानते नहीं है लोग, बोलते रहो ना खाओ ना खाओ, गड़ 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 2 दिन तक लगातार उल्टी करते रहे। समझ में आ गया?
तो जब भी आप किसी को देखें कि कोई ज्यादा खाना खा के उल्टियां कर रहा है और आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर पूछे क्या हुआ, इनका MU माइनस में चला गया है, डॉक्टर कहेगा अच्छा उल्टी आ रही है, ठीक ठीक मैं समझ गया। समझ में आया कि नहीं आया? मैनी अ टाइम्स आपने खाना खाया होगा और अजीबो गरीबे आवाजें निकाली हो आ करके, तो मम्मी अगर पूछ रहे बेटा और खा लो, क्या बोलेंगे आप? पेट भर गया? ये तो नॉर्मल लोग बातें करते हैं, हम इकोनॉमिक्स के लोग हैं, हम क्या बोलेंगे? MU 0 हो गया देवी मैया शांत रहो, व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस कि मेरा पेट भर गया। पापा कह रहे हैं बेटा खा लो, तुम्हारा रिजल्ट आया है, अभी तुम्हें और खाने को मिलेगा, खा लो बेटा खा लो। आप कह रहे नहीं नहीं अब खाया तो मेरा MU नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब मेरे को वॉमिटिंग आ जाएगी। समझ में आया? जैसे पड़ोस में कोई इंसान है, डेथ हो गई, निपट गए, तो कोड वर्ड में कैसे बात करते हैं? इनका CPU चला गया। समझ में आ गया? या मान लो कोई कोमा में चला, क्या बोलते हैं? इनकी हार्ड ड्राइव शॉर्ट कर गई है। या पहले बड़े फौलादी टाइप के थे मोहल्ले में, दबंग एकदम चुलबुल पांडे टाइप, अब एकदम वीक हो चुके हैं, तो क्या बोलेंगे? इनके रैम में प्रॉब्लम आ गया है। या गला खराब है आइसक्रीम खा के कुत्ते की तरह बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? इनके साउंड कार्ड का ड्राइवर उड़ गया है। या किसी को नजर नहीं आ रहा, मोतियाबिंद हो गया है, तो इनका कलर डिस्प्ले चला गया। इज दैट क्लियर? तो वही बात बच्चों यहाँ पे भी है। तो MU का मतलब होता है एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। और TU का मतलब होता है सारी यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? रेडी हैं लोग समझने के लिए? चलिए लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हुआ चिल्ड्रन ये 10, देयर आफ्टर 10 प्लस 8 इज व्हाट बच्चों? एक्सलेंट जवाब, 10 प्लस 8 इज 18। व्हाट इज चिल्ड्रन 10 प्लस 8 प्लस 6? 24। जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे वो मैथ्स के हिसाब से ही करेंगे। कुछ लोग हिस्ट्री के हिसाब से कर रहे हैं कैलकुलेशन, कि पिछली बार जोड़े तो 22 आया था, इस बार भी 22 आएगा, हम ठाकुर हैं सर। तो भाई थोड़ी सी मैथ की इज्जत रख लो। और मैंने बोला है कि अगर मैथ्स कमजोर है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5वीं की मैथ्स की किताब लेके सॉल्व कर लीजिए। व्हाट इज 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4? 28। व्हाट इज चिल्ड्रन 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0? 28। समझ में आ गया? and at last children, what is 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus 0 minus 2? 26। कहने का मतलब जब जब आपने देखा कि आपका TU इंक्रीज कर रहा है चिल्ड्रन, TU इंक्रीज कर रहा है, आपका MU लगातार क्या कर रहा था? डिक्रीज। सो जब जब TU बढ़ेगा तब तब MU घटेगा। बट आलिया भट्ट और महेश भट्ट नहीं, इट विल रिमेन पॉजिटिव, इट विल रिमेन पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो पहली बाइट दाल चावल की जितनी अच्छी लगती है बच्चों, क्या सेकंड बाइट उतनी अच्छी लगती है? नहीं। थर्ड वाली और कम, फोर्थ वाली और कम, और आखिरी आते आते क्या भाई 2.5 कौड़ी का दाल चावल बना लेती है डेली मम्मी, और जहां चप्पल पड़ी बहुत बढ़िया था। समझ में आ गया? आपके न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स रीएक्टिवेट हो जाते हैं। देयर आफ्टर बच्चों आपको मैक्सिमम TU की वैल्यू पूरे एनालिसिस में कितनी नजर आ रही है? 28। इससे साबित हो रहा है सबकी आईसाइट एकदम बढ़िया है। जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी बोल सकते हैं, कोई मना ही नहीं है भाई। व्हाट इज योर MU इन दिस केस चिल्ड्रन? वेरी गुड, 0। MU इज 0। और जब आपका TU गिरना स्टार्ट हुआ, छोड़िए सर क्या गिरे हुए लोगों की बात करते हैं, तो आपका MU क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। ये होता है यूटिलिटी एनालिसिस। खोपड़े में बात गई। CBSE वाले बच्चे 11th क्लास में भी इसको 2-3 बार और पढ़ेंगे, ISC वाले बच्चे 11 में पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हैं, 2 बार 12th में उनको पढ़ाया जाएगा। अब ये गॉट इट क्लियर? और ये आप हमेशा फील करते हैं, हमेशा। कभी कभी आप ना फील कर पाए तो आपका शरीर फील कर लेता है। मेनी अ टाइम यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, ज्यादा खाते 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 अब क्या लग रहा है? अब बहुत खा लिया, पेट फटा जा रहा है। इसका मतलब आपका शरीर बोल रहा है कि आपका MU मैक्सिमम हो चुका है, TU मतलब मैक्सिमम हो चुका है, MU 0। फर्दर खाएंगे तो जो खाया हुआ है सब बाहर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? नई शर्ट आपने कल खरीदी थी, मेरे को बताया लोगों ने, पहली बार जब आप उसे पहनेंगे सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज्यादा, जैसे जैसे आप उसको रिपीट करते जाएंगे सेटिस्फैक्शन लेवल कम। और फिर मम्मी को आप एक दिन क्या बोलेंगे? मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं।
मम्मी पापा कह रहे अच्छा ये नहीं बोला पापा मम्मी पुराने हो गए ना हिला दो। इज दैट क्लियर? तो इसी को बच्चों यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये जो यूटिलिटी एनालिसिस आपके सामने था बच्चों, दिस इज नोन एज कार्डिनल मेजरमेंट। क्योंकि हमने यूटिलिटी को क्या अल्फाबेट्स में और पिक्चर्स में लिखा था बच्चों? मैथमेटिकल नंबर्स में लिखा था। तो अगर मैं लिख दूं कि मेरे को एक पिज्जा से, एक बर्गर से सो कॉल्ड बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिला, सेकंड वाले से बेटर, थर्ड वाले से थोड़ा गुड, फोर्थ वाले से लेस गुड, 5 वाले से नो सेटिस्फैक्शन और 6 से पुअरेस्ट। मैंने रैंकिंग यूज की है, नंबर्स को यूज नहीं किया। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल। व्हाट? ऑर्डिनल। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो ऑर्डिनल की बात अभी हम इसके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी वो आगे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये कार्डिनल, ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं सारे के सारे, टीयू के सारे नंबर्स, या बोल सकते हैं टीयू का सारा एनालिसिस नंबर्स में है और एमयू का सारा एनालिसिस नंबर्स में है। तो हर जगह नंबर चल रहे हैं। कहीं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर वो होता तो हम क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनल। अब मैं इसके पीछे की आपको कहानी बताता हूं। अगर आपकी मम्मी ने तनिष्क से बढ़िया पेंडेंट सेट खरीदा और मोहल्ले में 4 आंटी को दिखा दिया, क्या होगा? जल जाएंगी। जलनखोर आंटियां तो वहीं वैसी, वो भी अपने सो कॉल्ड हस्बैंड्स को क्या बोलेंगी? हमें भी लेके दो। प्रेशराइज करेंगी, ब्लैकमेल करेंगी, करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी, नहीं लगा दिया तो तीज का व्रत नहीं रखूंगी। समझ में आ गया? तो अंकल लोग उन आंटियों को भी दिलवा देंगे। ये समझ में आ गया? वैसे ही बच्चों, ये जो यूटिलिटी का एनालिसिस था, ये एल्फ्रेड चाचू ने बनाया था। किसने बनाया था? ये कौन है सर? चाचू कौन है आपके? ये एल्फ्रेड मार्शल साहब ने। समझ में आ गया? एल्फ्रेड मार्शल साहब ने ईयर्स अगो, मतलब 100 साल बोल सकते हैं आप शायद, जब इसको इन्वेंट किया, लोगों के ऊपर प्रैक्टिस किया, तो बातें सही साबित हो गई कि स्टार्टिंग में किसी भी चीज का सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट होता है और बाद में सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है। ये थ्योरी देके चले गए। इनके डिसाइपल्स ने इस थ्योरी को और स्ट्रेंथन किया और स्ट्रॉन्ग किया। मैं सिर्फ और सिर्फ पिज्जा की बात कर रहा हूं। इनके डिसाइपल्स ने पिज्जा के साथ बर्गर भी जोड़ दिया, 2 कमोडिटी जोड़ दी, 3 दिन सब कुछ हुआ, पढ़ेंगे आप अभी। उसके बाद एक नई टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट का जन्म होता है। उस टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद भी दुनिया हमको याद रखे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? उन इकोनॉमिस्ट ने फिनोमेना लॉन्च किया चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल मेजरमेंट। व्हाट? ऑर्डिनल मेजरमेंट। क्योंकि उन्होंने क्या डिस्कवर किया, एक जमाना था लोगों के पास चीजें बहुत कम अवेलेबल होती थी, भैया जो मिल गया खा लो। बट पैसे आ गए लोगों के पास, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, कंज्यूमर के पास चॉइस आ गई। समझ में आ गया? कंज्यूमरिज्म का जमाना है, ढेर सारी चीजें मिलती हैं। अब आपके पास जब चॉइस आएगी तो आप बेस्ट लेना चाहेंगे कि वर्स्ट लेना चाहेंगे? ये बात अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कभी सोची ही नहीं। क्या सर एकदम डपोड़ सकते क्या अल्फ्रेड मार्शल? नहीं नहीं नहीं, बहुत दिमागदार आदमी थे। बट अगेन उनका जमाना नेसेसिटीज का था। आई रिपीट, उनका जमाना नेसेसिटीज का था। मम्मी पापा को कभी बोलते हो सुना होगा, हमारे माँ बाप तो बेटा जो ला देते थे हम खुशी से ले लेते थे, तुम्हारी तो ख्वाहिशें नहीं खत्म होती। तो आप क्या बोलेंगे? आपके माँ बाप गरीब थे ना, हमारे वाले रईस हैं। समझ में आ गया? हमारे वालों के पास तो चॉइस है। समझ में आ गया कि हम 10 चीजें खरीद सकते हैं। बट क्या हमारे पेरेंट्स के पास चॉइस थी? बिल्कुल नहीं थी। इज दैट अंडरस्टूड? आजकल को क्या बच्चा कह रहा है, मैं ये नहीं खाऊंगा, अच्छा मैं ये बना देती हूँ। मैं ये नहीं खाऊंगा, अच्छा मैं ये बना देती हूँ। हमारे टाइम हम ये नहीं खाएंगे तो मत खाओ। नहीं हम खा लेंगे, थोड़ी देर में खाएंगे, मतलब अभी मन नहीं है हमारा। इज दैट अंडरस्टूड? कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा, बट हमेशा नहीं होता होगा। तो वो जमाना नेसेसिटीज का था, लग्जरीज और कंफर्ट्स का नहीं था। तो उस जमाने में थ्योरी लिखी गई थी। तो इस थ्योरी को एक नाम दिया गया इकोनॉमिक्स में बच्चों, एंड द नेम इज, everybody should write, law of diminishing marginal utility। शायद कुछ लोगों ने आज से पहले इसको सुना भी होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर एंड मोर, मोर उड़ के भाग जाएगा, द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द इनिशियल यूनिट्स वुड बी हाईएस्ट, एंड सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लगातार क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा, गिरेगा। समझ में क्या? तो फिर से बोल रहा हूं, as we consume more and more and more units of a commodity, satisfaction goes on diminishing। आप पूछेंगे why?
इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम हो जाता है, उसे पाने की चाहत कम हो जाती है। होली आने वाली है, स्टार्टिंग में तो सवेरे एकदम फुल रिचार्ज है 100%, जहां 2 लोग को रंग चपोड़ के लगा दिए और अपना पुत के चले आए, अब बैठो आराम से, गुजिया खाओ, पापड़ खाओ, नाच गा लो, उसके बाद नहाएंगे, नहीं तो मम्मी चप्पल मारेंगी, और फिर पढ़ने बैठ जाओ चुप्पे चाप। समझ में आ गया? नई क्लास में आए, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ते पढ़ते, 4 महीने बाद वही हाल होगा, यार हम सोचे थे कॉमर्स बहुत आसान होगा, ये तो साइंस से भी डिफिकल्ट लग रहा है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, तो हर चीज बोझ क्यों लगने लगती है? क्योंकि मेरी चाहत कम हो जाती है। स्टार्टिंग में 1-2 बार आत्महत्या के लिए कोशिश की लोगों ने, बड़ा अच्छा लग रहा है, आत्महत्या करेंगे, पेपर में छपेगा, बाद में क्या लग रहा है, अरे यार लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे, रहने दो, अभी जिंदा रहते हैं, माँ बाप को परेशान कर ले थोड़ा सा, एक दिन तो मरना ही है। अंडरस्टूड? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ गया सब लोग? पक्का? तो अल्फ्रेड मार्शल साहब की ये थ्योरी थी बच्चों, जिन्होंने दुनिया को यही बताया कि जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं किसी भी चीज को, पैसे को छोड़कर, पैसे की चाहत कभी कम होती है। इंसान जैसे जैसे ज्यादा कमाता है, अब मेरा मन भर गया है, अब मैं और कमाऊंगा, तो पैसे के केस में ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी हर केस में एज यू ठूसो मोर एंड मोर, योर सेटिस्फैक्शन लेवल गोज ऑन डिमिनिशिंग। समझ में आया कि नहीं आया? कभी शादी ब्याह में दूल्हे को देखा, ठूसे जा रहे हैं मिठाई, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, दूल्हा कह रहा बेटा उल्टी आने वाली, थोड़ा रुक के पानी पी लेता है वो, क्या हो रहा है वहां पे भी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चल रहा है। मैंने तो अपनी शादी में बोल दिया था, ये लड्डू पड्डू वाला आइटम रखवाना, सिर्फ काजू की बर्फी, नथिंग एल्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो इसके बाद जो सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट पैदा हुए, बताया जाएगा आपको उनके बारे में, परेशान मत होइए। उन्होंने जो थ्योरी बनाई वो यूनिट्स के ऊपर बेस्ड कैसे थी? हमें जो अच्छा लगेगा हम पहले उसको कंज्यूम करेंगे, और जो हमें कम अच्छा लगेगा हम उसको बाद में। आप घर से निकले संडे इवनिंग फ्रेंड्स के साथ, जो पहली चाय की टपरी नजर आई वहीं बैठ गए बर्गर पिज्जा खाने के लिए। दिस इज कार्डिनल, दिस इज कार्डिनल। घर से मन बना के गए हैं बर्गर किंग जाएंगे, क्योंकि मैकडोनल्ड पिछली बार बर्गर चुरा भागे तो पहचान गया है वो। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल। समझ में आ गई बात भाई? भव्य जी क्वेरी, शिशि जी कोई क्वेरी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अगर जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे भव्य जी बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी, यस सर। और जब बट सर टोटल सिक्स। यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो एमयू हमेशा 0 होगा, विच इज एक्सप्लेनिंग अस कि हमको इस यूनिट से कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। हम ये तभी लेंगे व्हेन इट इज अवेलेबल फ्री। कॉमर्स वाले को तो जहर भी मिल जाए फ्री में खा जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड देयर आफ्टर अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला जाएगा, तो आप इसको कभी कंज्यूम नहीं करेंगे। आगे पूछे भव्य जी। तो सर यही मेरा सर क्वेश्चन था कि जैसे सिक्स वाले केस में हम्म मार्जिनल यूटिलिटी भी सर डिक्रीज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, डिक्रीज नहीं हो रही बच्चे, ये माइनस में जा रही है। डिक्रीज तो ये शुरू से हो रही थी, 10 के बाद, 8 के बाद, 6 के बाद, 4 के बाद 0, ये डिक्रीज तो शुरू से हो रही थी। बट यहाँ पे डिक्रीज वर्ड बोलेंगे तो रिलेशनशिप कम समझ में आएगा, दैट्स वाई द वर्ड इज कि ये नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव का मतलब है डिससैटिस्फैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, बहुत प्रॉफिट हो रहा है मेरे को दुकान पे, आई शुड शट डाउन द शटर और कंटिन्यू माई बिजनेस? बताइए भव्य जी, दुकान बंद कर दूं, निन्नी मोड द एक्टिवेटेड, कंटिन्यू कंटिन्यू? द कंटिन्यू अब रिसेशन आ गया मार्केट में, मेरा प्रॉफिट कम है बट प्रॉफिट हो रहा है, आत्महत्या कर लूं जाके? बिजनेस करेंगे ना? तो कहने का मतलब हायर प्रॉफिट होता है तब भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, लोअर प्रॉफिट होगा तब भी करेगा। समझ में आ गया? बंद कब करेगा? जब उसे लॉस होगा। तो ये जो सिचुएशन है ये लॉस की है, ये जो सिचुएशन है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की है, कुछ फायदा नहीं तो कुछ नुकसान भी नहीं। यहां पे क्या हो रहा है? आपका प्रॉफिट कम हो रहा है बट हो तो रहा है। इज दैट क्लियर? अगर आपको लग रहा है कि हम आंसर लिखेंगे हमें मार्क्स मिलेंगे तो आप लिखेंगे। जैसे जैसे आप ज्यादा आंसर्स लिखते जाते हैं जो प्रेजेंटेशन होती है थोड़ी सी डिटीरियोरेट होती है। स्टार्टिंग का आंसर तो एकदम तनिष्क की तरह और आखिरी वाला मुन्ना ज्वेलरी शॉप। समझ में आ गया? बट आप आंसर लिखते हैं, आई रिपीट, आप आंसर लिखते हैं। पेपर आपका पूरा हो गया, आप सोच रहे हैं चलो एक्स्ट्रा लिख दें, बट एक्स्ट्रा लिखने से कोई नंबर नहीं मिलेंगे, तो क्या आप अटेम्प्ट करेंगे? खाली बैठे हैं, चलो लिख ही लेते हैं, चलो बगल वाले को नकल करा देते हैं, जो टीचर घुमा के कंटाप मारे कान के नीचे बुद्धि सनक जाएगी। तो ये वो वाली प्रैक्टिस है। तो दिस रिप्रेजेंट्स सेटिस्फैक्शन कम है बट है, दिस रिप्रेजेंट्स कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है,
और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिससैटिस्फैक्शन। तो डिससैटिस्फैक्शन तो कोई नहीं लेना चाहेगा ना भाई। भव्य जी समझ गए इस बात को? ओके सर। पक्का? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? दिल खोल के क्वेरी पूछिए भाई। पक्का शशि जी, कोई क्वेरी तो नहीं? सो गए लगता है, सो गए लगता है। चलिए भव्य जी, कोई और क्वेरी फर्दर? हाँ हाँ, सर एक चीज और थी। बोलो बोलो बोलो। अम, सर आप सर मार्जिनल यूटिलिटी टर्म को सर एक्सप्लेन कर देंगे सर? अरे एक्सप्लेन तो किया अभी। द एडिशनल और द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम वन यूनिट, ये भी आएगा आगे, परेशान हो तो ये भी आएगा। ये तो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करने के लिए पहले ही बता दिया। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम वन सिंगल यूनिट, बीच में बताई थी मैंने बात आपको। और टोटल यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम ऑल। पहले सिर्फ एक का था, फिर दोनों का, फिर तीनों का, फिर चारों का, फिर पांचों का, और फिर छह का। समझ गए? तो मार्जिनल मतलब एक का सेटिस्फैक्शन, और टोटल मतलब सबका। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं ना, बस एग्जैक्टली वही है। फाइन। हाँ प्रज्ञा जी, आप क्या पूछ रही थी? हाँ, नंबर पे भी 28 है। फिफ्थ नंबर पे भी 28 है, यस। बट आप मैक्सिमम इसको बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद ये गिरना स्टार्ट हुई, इसके बाद ये गिरनी स्टार्ट नहीं हुई। समझ में आ गया? 100 करोड़ की जायदाद मेरे पास, 100 करोड़ की जायदाद आपके पास, रईस कौन? दोनों। बट आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे घर से निकाल दिया गया है, तो आप ज्यादा रईस होंगे, वेल्दी होंगे, क्योंकि आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी भी आपके साथ है। फिर मान लीजिए आपके पापा ने मेरे को अडॉप्ट कर लिया, फिर हम लोग बराबर से रईस हो गए। समझ में आ गया? चलिए, तो अभी जब मैं आपको इस चीज को कंज्यूमर बिहेवियर में फिर से पढ़ाऊंगा, और 12th क्लास में आईसी वालों को पढ़ाऊंगा, तो इन सब का जिक्र वहां पे हमको करना है कि भाई ये भी 28, ये भी 28, तो इसे क्यों मैक्सिमम बोलते हैं, इसको क्यों नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? छोटे भाई की हाइट ज्यादा है, बड़े भाई की हाइट कम है, तो छोटा भाई बड़ा भाई हो गया। बड़े किससे बनते हैं? उम्र से, कर्मों से। समझ में आ गया? तो क्योंकि इसके बाद ये कम हो रहा है, दैट्स व्हाई द लॉजिक इज मैक्सिमम। इसके बाद थोड़ा कम हो रहा है, और मैक्सिमम एक पॉइंट होता है, तो 2 पॉइंट नहीं हो सकता ना, तो इसलिए इसको बोला गया है। गॉट इट क्लियर? लोग भी क्वेश्चन एकदम बैंकर बैंकर पूछते हैं, बट मैं भी सारी बॉल खेल रहा हूँ ठीक से। चलिए भव्य भाई, और कोई क्वेरी आपकी? नो सर। चलिए, सवाल पूछते रहा करिए, अच्छा लगेगा। चले आगे बच्चों? हाँ हाँ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब ये पढ़ाया था, तो मैंने इस बात को बोला था कि काफी बुक्स में आपको टोटल यूटिलिटी पहले नजर आएगा, और टीचर्स क्या समझाते हैं, एक यूनिट कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10। 2 यूनिट कंज्यूम करने से कितना मिला? 18। गलत। एक कॉपी टीचर ने चेक की, उस बच्चे के 10 नंबर आए हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप हंसेंगे। 2 बच्चों के मार्क्स 18 आए हैं, तो बच्चों जब तक दूसरे बच्चे के मार्क्स पता नहीं होंगे, पहले के उसमें जुड़ेंगे नहीं, क्या दोनों बच्चों का टोटल पता लग पाएगा? बिल्कुल नहीं पता लग पाएगा। समझ में आ गया? तो आईएससी बुक्स बोले या सीबीएसई बुक्स बोले, सबसे बड़ा घपला यही है, टीचर्स पहले टीयू लिख देते हैं और बाद में एमयू। रियलिटी में पहले एमयू होता है और बाद में टीयू होता है। और फिर पढ़ाई भी ऐसे जाता है, टीयू 10 और 18 का डिफरेंस कितना है चिल्ड्रन? 18 और 24 का डिफरेंस 6, 24 और 28 का डिफरेंस 4, 28 और 28 का डिफरेंस 28 और 26 का डिफरेंस। गॉट इट क्लियर? तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूं। एक फॉर्मूला लिखेंगे सब बच्चे अपनी कॉपी में बच्चों, एंड फॉर्मूला गोज लाइक दिस, mu इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1। अब सर ये क्या कहानी है, ये TUN क्या होता है? TUN इज अ पर्टिकुलर नंबर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए, समझ में आ गया मैंने TUN किसको मार्क किया? एंड व्हाट इज TUN-1? ये क्या होता है सर? TUN-1 इज द प्रीसीडिंग नंबर। तो बच्चों 24 माइनस 18 इज व्हाट? 6। खोपड़े में बात गई? तो n मतलब अ पर्टिकुलर नंबर, n-1 का मतलब है प्रीसीडिंग नंबर। आई रिपीट, n का मतलब अ पर्टिकुलर नंबर, और n-1 का मतलब
प्रीसीडिंग नंबर। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर TUN 26 है बच्चों और TUN -1 28 है, तो व्हाट इज 26 - 28? -2 आएगा। समझ में आ गया? तो जिन बुक्स में जिन टीचर्स की आदत गलत पढ़ाने की है, वो पहले TU पढ़ाते हैं और फिर बच्चे को ये मनगढ़ंत फॉर्मूला सिखा देते हैं। बच्चा फॉर्मूला रट के चीजों को रेडी कर देता है। जब 5 साल बाद अकल आती है तो उसको लगता है एक बच्चे के नंबर 10 आए, 2 बच्चों के मिला के मार्क्स 18। जब तक दूसरे बच्चे के मार्क्स आपको पता नहीं होंगे, आप पहले वाले में उसको जोड़ेंगे नहीं, क्या दोनों के मार्क्स कंबाइंड पता लगेंगे? नो। तो पहले TU लिखना इज टोटल बोगस अप्रोच। समझ में आ गया? टोटल बोगस अप्रोच है। रियलिटी में इट पहले हमेशा MU होता है। चलो, गॉट इट क्लियर? तो MU से TU कैसे निकालना है, समझ में आ गया? जैसे फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे, वही आइडियोलॉजी है। तो इट इज ओनली 10, 10 + 8 इज 18, 10 + 8 + 6 इज 10 + 8 + 6 + 4 इज एंड सो ऑन। और TU से MU वैसे ही निकालना है जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालते थे। नहीं, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल ही होती है, अब नॉर्मल तो मैं ही हूं। फ्रीक्वेंसी निकालना है CF से। समझ गए इस बात को? तो अगर आपके स्कूलों में TU पहले पढ़ाया गया है, कहावत सुनिए ना, मौके में गधे को बाप बनाना होता है। हाँ हाँ बोलिए, यस बॉस, डोंकी और हॉर्स। पढ़ लीजिए TU, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो लिटरेचर गलत है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। तो मार्शल साहब ने बोला था यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो अगर आपको तनिष्क में 10 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी 1 लाख रुपए में मिले और लोकल ज्वेलरी शॉप में 10 ग्राम ज्वेलरी 1,20,000 रुपए में मिले, वेयर मम्मी वुड गो एंड डू द शॉपिंग? सर कहीं मिले हो तनिष्क से ही लेंगे, कितने की मिले। समझ में आ गया? मम्मी को लग रहा है भाई तनिष्क में 1 लाख रुपए खर्च करना वर्थफुल है, बट लोकल मुन्ना ज्वेलरी पे वर्थफुल नहीं। गॉट इट? बट कुछ बेवकूफ इकोनॉमिस्ट ने एक इमेजिनरी यूनिट बना दी चिल्ड्रन, और उसका क्या नाम रख दिया? उटिल। यूटिल्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? कार्डिनल सबको क्लियर हो गया? तो सेकंड सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट थॉट कि जब हम मरेंगे तो कम से कम दुनिया हमको भी जाने, दुनिया हमको भी जाने। तो उन्होंने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को नंबर्स से हटा के किस पे लिखा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। घर से निकले, कहां जा रहे हो? मैं नहीं पूछ रहा, मम्मी पूछ रही है। ट्राउजर लेने जा रहे हैं, पहली दुकान नजर आई, पहली जीन्स आपने अपने साइज की देखी और खरीद के घर चले आए। इट इज कार्डिनल। वो फटी हुई जीन्स दे दो जरा, जो गैया और बकरी पहनती है वैसी चाहिए हमको भी। दैट इज ऑर्डिनल। इज दैट अंडरस्टूड? तो J.R. हिक्स, विक्स के भाई, एंड R.G.D. एलन, वो एलन कोचिंग वाले मत समझ लीजिएगा, व्हाट इट क्लियर, इन दो भाइयों ने फिनोमेना बनाया था ऑर्डिनल यूटिलिटी का। एंड दे सेड कि कंज्यूमर यूटिलिटी डिराइव करेगा ज्यादा, कम और इक्वल टू जब वो दो चीजों को आपस में कंपेयर करेगा। तो अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं और स्टार्टर्स ऑर्डर करना है, तो एक है, मुंह में पानी आ जाएगा लोगों के, व्हाट, पनीर टिक्का, और दूसरा है चिली, नहीं चिकन नहीं, अब हो गया चिकन भाई, कितनी बार, ज्यादा चिकन खाओगे डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से, चिली गार्लिक वेजिटेबल्स। अब पनीर टिक्का मिलेगा 12 पीस, वैसे 8 पीस देते थे रेस्टोरेंट वाले, आपने मेरा नाम बता दिया, थोड़ा ज्यादा मिल गया आपको। और चिली गार्लिक मिलेगा मान लीजिए 12 पीस। दोनों से खाने का सेटिस्फैक्शन आपको बराबर आएगा, तो दोनों में से कुछ भी मंगवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? बट आप कह रहे नहीं, हम तो पनीर टिक्का ही खाएंगे क्योंकि आपने पहले इसको देख लिया। दूसरा कह रहे नहीं, हम तो चिली गार्लिक वेज ही खाएंगे क्योंकि उसने पहले इसको देख लिया। तो ये क्या हो गया? कार्डिनल। क्या हो गया? कार्डिनल। बट आपने कहा दोनों के कंपैरिजन में लेट्स गो फॉर पनीर टिक्का क्योंकि मेरे को इसका टेस्ट उससे बेटर लगता है। अब जब आपके दिमाग में ये सोच आ गई कि मेरे को टेस्ट उसका बेटर लगता है, तो इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल। मैं टीचर हूं, मैं किसी भी बच्चे को पढ़ा सकता हूं, नर्सरी केजी वालों को नहीं पढ़ाऊंगा, बाल नोच डालेंगे मेरे वो लोग। समझ में आ गया? बट अगर मैं ये सोचूं कि भाई मेरे को फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स जो मिलेंगे, मैं उनका क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा, इट इज कार्डिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल, 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 कार्डिनल। चलिए कार्डिनल फर्स्ट 22, बट आई टेक एन एंट्रेंस टेस्ट।
जो बच्चा 75% प्लस स्कोर करेगा सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएंगे। मान लीजिए 100 बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया, एंट्रेंस टेस्ट कोई भी दे सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कार्डिनल। पहले आओ पहले पाओ, कोई भी एंट्रेंस दे सकता है, बट 22 बेस्ट को सेलेक्ट करना है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज अ ऑर्डिनल। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए यस सर। चलते हैं आगे। ये डिफरेंस वगैरह सब बकवास है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। एमयू मैंने आपको बता दिया, एमयू बता दिया। तो अगर मैं फिर से उस फिनोमेना को लेके चलूं जो हमने लिखा था, चेंज इन यूटिलिटी, आपको चेंज नजर आ रहा होगा। 10 और 18 में क्या चेंज है बच्चों? 8। 18 and 24 is 6, 24 28 is 4, 28 28 is 0, and 28 26 is again 2. So change in total utility is what children? M. समझ में आ गया? फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया बच्चों ये वाला? TUN माइनस TUN माइनस 1। एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और उस फॉर्मूले को लिखने से पहले कुछ मैं कॉम्पोजिशन मार्क भी कर रहा हूं। कौन सी दो वैल्यूज को मैंने शेड किया चिल्ड्रन? 24 एंड 28। और कौन सी दो यूनिट्स को शेड किया है? चलिए तैयार सब लोग? एक और फॉर्मूला लिखिए चिल्ड्रन, MU इक्वल्स टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। ये डेल्टा क्या होता है? आपने वो अल्फा बीटा गामा पढ़ा है? ये ग्रीक सिंबल्स होते हैं और ये यूज होते हैं किसी ना किसी रिप्रेजेंटेशन के लिए। जहां पे डेल्टा सिंबल को यूज किया जाता है फॉर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? चेंज। आता होगा, ये सब पढ़ा होगा आपने, शायद नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी सुन लिया, कोई परेशान मत होइएगा। तो 24 और 28 में कितना चेंज है बच्चों? 4। अगर मैं बोलूं 24 माइनस 28 तो आपका जवाब क्या होगा? -4। 3 और 4 में कितना चेंज है चिल्ड्रन? -1। तो डू लेट मी नो व्हाट इज -4 डिवाइडेड बाय -1? 4। आ गया बच्चों आंसर? तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको ऐसा TU और MU का चार्ट मिलेगा एग्जाम में, रीडिंग्स मिलेंगी, कुछ गायब रहेंगी, आपको इन्हीं दो फॉर्मूले से आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो इधर टेक TUN माइनस TUN माइनस 1 और टेक डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। याद रहेगा? चलिए झटपट लिख लीजिए। चलिए तो MU का आप फॉर्मूला और मीनिंग समझ गए, टोटल यूटिलिटी भी समझ में आ गया बच्चों। समेशन MU समझते हैं सब लोग? कुछ लोग इस समेशन को समेशन ना बोल के क्या बोलते हैं? सिग्मा। पता है वो कौन से लोग होते हैं? कॉमर्स वाले। इतनी बड़ी स्पेलिंग भी वही काम करेगी, छोटी स्पेलिंग वही काम करेगी, काहे खाली पीली पेन की इंक बर्बाद कर रहे हो? समझना क्या? जैसे एक शब्द था सचेत, जिसको लोग सैशे बोलने लग गए। सोचिए कितने साल सो कॉल्ड इंक बर्बाद की गई, जब सी बोलना ही नहीं है तो उसको लिख काहे रहे हो? साइलेंट है ना ये, कितनी इंक बर्बाद की गई होगी। चलिए चले आगे बच्चों, डोंट से 2 सचेत शैम्पू दे दो, 2 सैशे। चलिए तो ये सबको समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डायग्राम आपको बताएंगे और आगे के टर्म्स लेके चलेंगे। और पूरी इकोनॉमिक्स बच्चों इसी कॉन्सेप्ट के अगल बगल रिवॉल्व करती है। एक आखिरी एग्जाम्पल से क्लास को एंड करेंगे। मेरी बेटी ने एक दिन बोला कि पापा मैंगो खाना है। मैंने कहा लो ऐसी क्या बात है? यार अरे लाओगे तो खाऊंगी ना, चोरी करके खा लूंगे किसी घर से। सो 1 kg मैंगो मैं लेके आ गया मार्केट से एंड प्राइस वाज अराउंड 240। एज यूजुअल बचपन में भी डांट खाते थे, अभी भी खा रहे हैं। मम्मी से क्या जरूरत पड़ी इतना महंगा आम लाने के लिए? तो मैंने कहा अरे बच्चों ने मांगा मैं ले आया। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब मैंगो का प्राइस 80 रुपीज आ गया, मम्मी खुद एक दिन गई और खा लिया, चली गई, आ गई, और पीछे सब्जी वाला 5 किलो मैंगो लेके आ रहा है। अब मेरे को उन्होंने डांट दिया 1 किलो आम खरीदने में, अपना 5 किलो भर के ले आई। मैं भी डांट दूं उनको 5 बार? या उनको बोलूं जितना आपने डांटा तो उसको 5 से डिवाइड करिए? ऐसा तो नहीं सकता। व्हाई शी स्कोल्डेड मी? ना, मैंने महंगा नहीं खरीदा। अच्छा मैंने, अगर आप बोल रहे हैं महंगा खरीदा, तो मेरी मम्मी ने क्या सस्ता खरीदा? चलिए जिस दिन मैंने 2 किलो खरीदा था, मुकेश अंबानी जी ने उस दिन 2 क्विंटल खरीदा था। महंगा होता तो क्या वो खरीदते? और जिस दिन मेरी मम्मी ने 5 किलो खरीदा था, हमारा रिक्शे वाला 1 पीस ना खरीद पाया बेचारा। तो अगर मम्मी ने सस्ता खरीदा था तो रिक्शे वाला क्यों नहीं खरीद पाया? और मैंने अगर महंगा खरीदा तो मुकेश अंबानी ने कैसे खरीद लिया इतना ज्यादा? तो इकोनॉमिक्स में बच्चों कोई भी चीज महंगी नहीं होती और कोई भी चीज सस्ती नहीं होती। एवरीथिंग
इज डिपेंडेंट अपॉन सेटिस्फैक्शन। मम्मी ने कहा कि 240 रुपए में 1 किलो आम उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जितना 80 रुपए में देगा। तो देर इज नथिंग कॉल्ड एज एक्सपेंसिव, देर इज नथिंग कॉल्ड एज चीप। ये 1,03,000 का मोबाइल था, मेरे को 36,000 रुपए में मिल गया। तो आप बोलेंगे सर बढ़िया है सर, बट अगर मैं बोलता 2.5 लाख में मिला है, सब पागले टाइप के हैं क्या एकदम से? म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते, बुढ़ापे में बागबान वाला हाल ना होता आपका, अमिताभ बच्चन वाला कम से कम। तो महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता। आपके घर में भी ये होगा, मुकेश अंबानी के यहाँ भी ये होगा। फर्क है उनके गराज में, आपकी छत में है। आपका तस्ला है, उनकी टेस्ला है। तो भाई 2 करोड़ की टेस्ला क्या बेवकूफी है? नो। अब मुकेश अंबानी की मीटिंग है भाई एलन मस्क जी के साथ, और उन्होंने एक्टिवा भेज दी एयरपोर्ट, जाओ लेके चले आओ। तो क्या मीटिंग हो पाएगी? बिजनेस मिल पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? मैं अगर किसी दिन रोड पे टेस्ला चलाता हूं नजर आ जाऊं तो आप क्या बोलेंगे? भाई राम सर इतने बुरे दिन आ गए सर, ड्राइवर की नौकरी पकड़नी पड़ रही है आपको। मैं क्या कहूं, बच्चे टाइम से फीस नहीं दे तो ड्राइवर की नौकरी पकड़ूंगा? खोपड़े में बात गई। तो टेस्ला 2 करोड़ की गाड़ी फॉर पीपल लाइक अंबानी एंड अडानी विल गिव सेटिस्फैक्शन। समझ में आ गया? बट क्या हमारे जैसे सब स्टैंडर्ड लोगों, गरीब लोगों के लिए ये गाड़ी शोभा देती है? पता लगा पुलिस वाले घर पे आ गए, कह रहे चलिए आपके खिलाफ रिपोर्ट हुई, आपने गाड़ी चोरी की है। मैंने नहीं चोरी की है। टेस्ला गाड़ी आप खरीद कैसे सकते हैं? तो कुछ समय में रिपोर्ट तो आएगी, आप पहले जेल में बंद हो जाइए, प्रीपेड बंदी हो गई है। तो क्या टेस्ला गाड़ी खरीदना बेवकूफी है बच्चों? बिल्कुल नहीं। तो इकोनॉमिक्स में कुछ सस्ता नहीं होता, कुछ महंगा नहीं होता। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड सेटिस्फैक्शन। भाई कोई 500 रुपए का शू खरीदता है, कोई 5,000 का शू खरीदता है। समझ में आ गया? कुछ लोग वो जूता पहनते हैं जिसमें मेरा नाम लिखा होता है, स्केचर्स। समझ में आ गया? 5,000 रुपए का शू है, तो क्या बेवकूफ है जो लोग स्केचर्स पहन रहे हैं, एडिडास पहन रहे हैं, कालिदास पहन रहे हैं? नो, उनको उसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। मेरे को क्या लगता है, पहन के गए, पता लगा मंदिर बार कोई पार कर दिया। वैसे तो मेरा साइज कोई पार करेगा नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, बट मान लीजिए, तो इन दैट केस ये सेटिस्फैक्शन के अगल बगल पूरी दुनिया घूमती रहती है। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? तो आज के बाद क्या कोई भी सामान महंगा होगा तो बोलेंगे आदमी बेवकूफ है खरीद रहा है, और जो सस्ता खरीदो क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड आदमी है? नो। जिस चीज का, जिस इंसान का जिसमें सेटिस्फैक्शन हो गया। मेरी बर्थडे पार्टी थी, मैंने 5,000 लोगों को इन्वाइट किया था, और चुरमुरे वाला बहुत खुश होके गया है। भैया 50,000 का चुरमुरा बिक गया आज हमारा। आपकी बर्थडे पार्टी थी, आपने 50,000 रुपए खर्च किया, और सिर्फ 5 लोगों को अलभुल दुबई में पार्टी में इन्वाइट किया था। तो भाई मेरे को भंडारा करने में अच्छा लगता है, आपको 5 लोग की पार्टी करने में अच्छा लगता है। समझ में आ गई बातें? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो रिमेनिंग विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलन वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइक पे कर दीजिएगा थोड़ा।